Good morning to all. You all know that pre-NEET is happen. Pre-NEET is also happen. So we uh, focused on a PYQ smart approach and high. We also high score. Let's crack NEET with us together. Okay? सो हम साथ में नीट को क्रैक करते हैं। चलो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ PYQ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा जिससे आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। पहले हम इसको जितने भी हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट हम करेंगे आज हार्मोन से। फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन T4, ये देखो T4 रिलीज करता है। थायरोक्सिन T3 एंड कैल्सिटोनिन ये रिलीज करता है। T3 एंड T4 रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इतनी। और जो सेकंड वाला है लोअर बॉडी कैल्शियम लेवल बाय इनहिबिट कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन्स, तो जो कैल्शियम को मेंटेन करता है वो भी थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है उसके द्वारा किया जाता है। ओके, सेकंड हमारी आ जाती है पैनक्रियाज ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करती है। फर्स्ट है इंसुलिन एंड सेकंड है ग्लाइकोगन। इंसुलिन क्या होता है, जब लोअर बॉडी ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग uptake of glucose and cell storage as glucagon। जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसे कम करने के लिए इंसुलिन वर्क करता है। सेकंड देखो, सेकंड हमारा हार्मोन आता है ग्लूकागॉन। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ये बढ़ाने का काम करता है, वो घटाने का काम करता है। सेकंड हमारी आती है, सेकंड हो चुकी है। तो थर्ड देखो, थर्ड हमारी क्या आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुली हार्मोन करती है, एंड्रोसाइट्रोपिक हार्मोन, फ्लोइक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटिंग हार्मोन, PRL हार्मोन, ऑक्साइन हार्मोन एंड ADH बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। तो GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का आपको पता है कि हमारी ग्रोथ होती है ग्रोथ हार्मोन से। ओके, TS स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड को मैसेज देते हैं कि आप हार्मोन रिलीज करो। ACTH स्टिमुलेट एड्रेनल कोर्टेक्स एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड को मैसेज देता है। और आगे FSH स्टिमुलेट ब्रेन and function gamete reproduction. Okay, you know LH triggered ovulation females and another PRL milk production. Octane causes uterine contraction and milk ejections and ADH promote water reabsorption in kidneys. Okay, ये क्या करता है, नेफ्रॉन में हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट देखते हैं हमारी एड्रीनल ग्लैंड एड्रीन हार्मोन एंड नोड्रीन हार्मोन, कोर्टिसोल, ओल्ड्रोस्टेरोन, ये 4 टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्रिपेयर बॉडी फाइट फ्लाइट हार्मोन। आप जानते हैं फाइट फ्लाइट, जब हम कभी डर जाते हैं तो ये हार्मोन रिलीज करता है। तो फर्स्ट होता है उसमें या तो हम उससे फाइट करें या फिर हम भाग जाएं या फिर हम फियर का सामना करें, ये 4। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट बीट होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। सेकंड होता है कोर्टिसोल, हेल्प इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, यही मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एमी फ्लूइड एंड अनदर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट वाला रेगुलेट सोडियम वाटर बैलेंस, जो हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर का बैलेंस रखता है, इसे ये करता है और ये इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, तो ये हमने हार्मोन कंप्लीट कर लिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सभी को। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। T4 और T3 रिलीज करता है जो कि मेटाबॉलिज्म करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सेकंड
कैल्शियम लोअर बॉडी जो कैल्शियम का मेंटेनेंस करते हैं वो भी करता है। सेकंड पैनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करता है। जब ग्लूकोज कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन बढ़ जाता है, और जब ग्लूकोज बढ़ जाती है तो इंसुलिन बढ़ जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन करते हैं, GH, TSH, ACH, FSH, LH, पैराल, ADH, ये हमने पढ़ भी लिए। एड्रीनल 4 टाइप के एड्रीनल N, C और A इतने टाइप की हार्मोन रिलीज करते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना, इस पर आ सकता है। तो चलो अब एक क्वेश्चन सेक्शन रखते हैं, PYQ करते हैं इसके ऊपर। ये PYQ आपका देखो, PYQ एक बार देखना पड़ेगा, रुको 2 मिनट। तो ये मैंने चेक कर लिया, इसकी नेमिंग नहीं हुई, पर जब AIPMT मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, जब ये 2005 में हुआ था, तो ये 2005 में पूछा गया था। अब देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ हार्मोन दैट ट्रिगर्ड द फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये अभी हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज फ्लाइट और फ्लाइट के आपको बताया था, क्योंकि ये किससे रिलीज होते हैं, पैनक्रियास से। सेकंड थायरोक्सिन थायरोक्साइन, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये भी बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे लिख लो थायराइड ग्लैंड। और जो D है कोलेस्ट्रॉल एल्डोस्ट्रोल, ये भी हमने देख लिए थे, ये होते तो हैं एड्रेनल ग्लैंड से, पर इनका कार्य ये नहीं होता। ये भी एड्रेनल ग्लैंड से होते हैं। एड्रेनल हार्मोन और नोरेड्रेनालाइन ये दोनों मिक्स होकर करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पर आप टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा एक PYQ हुआ, तो ये आपको पक्का 21 जून को जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट अब आता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है आपके हिसाब से? तो सबसे पहले लिखो, इसका PYQ हमारे पिछले साल देख सकते हैं हम, जो कि 2025 के अंदर आया हुआ है। ये क्या है, एक फिजियोकेमिकल अप्रोच है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए फिजियोकेमिकल अप्रोच है, आपको बस ये याद रखना है, इट इज़ अ फिजियोकेमिकल अप्रोच है, ठीक है, PCA रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और ये आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 की NCERT में, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना, उसमें अंदर दिया हुआ है। अब आप PYQ सेशन करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट PYQ ये देखिए क्या दिया हुआ है, नीट 2025 लास्ट ईयर का जो हार्डेस्ट पेपर था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? कौन सी स्टेटमेंट है जो रेफर कर रही है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को? केमिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल भी नहीं होगा। केमिकल अकेला क्यों होगा? बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी, नो, बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिजियोलॉजी कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिजियो केमिकल अप्रोच मैंने आपको बता दिया, PCA इसकी आपकी शॉर्टकट रखो इसके अंदर, ठीक है, PCA फुल फॉर्म की शॉर्टेस्ट यूनिट रखो PCA आप इसके लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है उसे फिजियोकेमिकल अप्रोच कहते हैं। जैसे आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर आता है क्लास 11 में, उसमें आप देख लेते हैं फिजियो और केमिकल दोनों की अप्रोच लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर स्टडी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो अब क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है फोर ब्रेन, इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप फोर ब्रेन
पहले हम फोर ब्रेन में करेंगे। तो ये हमारा फोर ब्रेन होता है, ठीक है, फोर ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन में ये वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। उसके नीचे वाला ये वाइट कलर का स्किन कलर का पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं डायनेसिफिलॉन। और ब्लू कलर का पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस। और इसके नीचे जो पार्ट होता है ये वाला, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। और जो ये गोल गोल दिख रही है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों में पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये नीचे वाला दिख रहा है, ये ओल फैक्ट्री लोब्स है। ओल फैक्ट्री मतलब आप लोब्स होते हैं, जैसे गैस्ट्री लोब हो गया, अलग अलग चीज़ों के लिए ये लोब्स होते हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉल कर लेते हैं। इतना आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलो अब इसको स्मॉल करते हैं। क्या दिया गया, फोर ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स। द फोर ब्रेन इज द मोस्ट एडवांस पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ना, वो मोस्ट एडवांस पार्ट है, मतलब सबसे स्मार्ट पार्ट है। कौन सा है, फोर ब्रेन, ओके, ऑफ द ब्रेन, ओके। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मेंटल फंक्शन। ये हमारे हायर मेंटल फंक्शन होते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट हायर मेंटल फंक्शन उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेंसरी प्रोसेसिंग, रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटी, मतलब बॉडी को रेगुलेट करने के लिए ये कार्य करता है, ओके। तो नेक्स्ट फोर ब्रेन के पार्ट देखते हैं, इसको स्मॉल कर लेते हैं, पहले यहाँ से पढ़ेंगे। फोर ब्रेन के थ्री पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, डाइसेल्फिलोन। डाइसेल्फिलोन के दो पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड ओल फैक्ट्री बॉबल्स, ठीक है, लोब्स भी कहते हैं। ये आपको मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम मी, इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, वी ऑल्सो। चलो अब हम देखते हैं पार्ट्स, पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। एंड इट हैज़ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर। इसके दो स्फीयर होते हैं, लेफ्ट और राइट में। कंट्रोल क्या करती है, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इमोशन। इंटरप्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन, टच, टेस्ट, ये आप हाथ लगाते हैं, जो भी अपने सेंसरी मैसेज जाते हैं ये इसके थ्रू जाते हैं। इनिशियल कंट्रोल, वॉलेंट्री मूवमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, रीजनिंग एंड क्रेविटी। सेकंड, डाइसेफ्लोन, अ डीप seated part of the that lie below the cerebrum and it include thalamus और hypothalamus। ये thalamus और hypothalamus को रखता है। act as a relay control center between cerebrum and lower brain, help in a sensory and motor signal transmission। सेंसरी और मोटर सिस्टम ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। रेगुलेट बॉडी फंक्शन एंड थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस अ पेयर ऑफ ओवल स्ट्रक्चर एंड डाइसेल्फिलोन, एक्ट एज रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो आपने रिफ्लेक्स एक्शन देखा था उसके अंदर जो रिले कर रहा था एट सेरिब्रम, इन्वॉल्व स्लीपिंग अल्ट्रेंस एंड कॉन्सेशंस। हाइपोथैलेमस अ small but important part below thalamus, control involuntary activity, maintain harmonies, regulate body temperature, hunger, sleeps and control pituitary gland, okay। It control pituitary gland to give a message to pituitary gland to pituitary gland to give and release hormone for growth hormone, okay। Olfactory bulbs, two small structure located in the front base of the forebrain, responsible for sense smell। सूंघने की क्षमता को olfactory lobes कहते हैं, जो फोरब्रेन के अंदर होती है और ये हमने सूंघने की क्षमता देती है, ओके। तो ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से आप सभी को। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, ओके। You also take a screenshot for your learning, okay। You have a crystal clear। So we practice with the PYQ, okay। This is PYQ and
it is comes in a NEET, or we say that AIPMT 2024 All India Pre-Medical Test. So what is question? The structure that form disulfone from the forebrain. कौन से दो स्ट्रक्चर हैं जो डाइसल्फोन को बनाते हैं? तो देखते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिबेलम तो मिड ब्रेन का पार्ट है, तो इसको यहीं कट कर दो। और पोन्स और मेडुला ये भी इसके पार्ट नहीं है। ओल्फैक्टरी बल्ब एंड कोर्पोरा ये भी इसका पार्ट नहीं है, ये तो इसका पार्ट है, फिर ये भी गलत होगा, ये नहीं बनाता। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये दो बनाते हैं, तो इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो उसका, क्योंकि डाइसल्फोन को थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो ही चीज़ बनाती है। ओके, ठीक है, आपको समझ आया हो मेरे हिसाब से। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये हमारा आता है बॉटनी का टॉपिक। तो फोटोसिंथेसिस देखिए, ये क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, CO2 एंड मैनी टाइप ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले देखते हैं, हम हाईलाइट करते हैं। देखिए, फॉर ग्रोथ, सबसे पहले ये ग्रीन और अच्छा प्लांट है, नीचे इसकी रूट्स है जो क्या ले रही है, H2O। क्या ले रही है, H2O, 6H2O ले रही है। और ये प्लांट की लीव्स और स्टोमेटा है, वो क्या ले रही है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोस्फेयर। और लाइट एनर्जी ये क्या कर रही है, इसके द्वारा सोखी जा रही है। और CO2 का एक वर्क देख लो कि ये क्या बनाता है, इसके अंदर शुगर बनाता है। शुगर और ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। ओके, ये CO2 का वर्क है। तो ये इनपुट एंड, और ये क्या है, आउटपुट। फिर ये अपना बना के ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए इस प्रोसेस को कराने के लिए, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। इसे हमें क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। और ये कैल्विन साइकिल के लिए, और ये साइट ऑफ लाइट रिएक्शन के लिए। ओके, तो ये क्या बना देगी, 6CO2 6H2O मिलकर लाइट एनर्जी प्लस होकर क्लोरोफिल होकर, और ये क्या बना देगी, ग्लूकोज बना देगी, मतलब C6H12O6 बना देगी, प्लस में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देगी। नेक्स्ट देखते हैं, एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस लीड्स टू रिच हार्वेस्ट। इसका मतलब देखो, जो अच्छे से हुआ है ना फोटोसिंथेसिस, अच्छे से जिस प्लांट के अंदर अच्छे से फोटोसिंथेसिस हुआ है, वो रिच होगा हार्वेस्ट के अंदर। मतलब जब हम उसकी पूरी फसल लेंगे ना, तो वो अच्छा होगा हार्वेस्ट। मैक्सिमम लाइट कैप्चर्ड होगी उसके अंदर, CO2 भी मिलेगा। अपटेक ऑफ ब्लशी प्लांट अचीव्ड थ्रू प्रॉपर ग्रोथ से मिलेगा, जिससे उसे प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब सारे प्रकार के हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। इंक्रीज और ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन फॉर अ ग्रेटर एंड क्रॉप यील्ड। अब हमें समझ आ गया कि ये ओवरऑल ग्रेटर रिच होगा क्रॉप के अंदर। ठीक है, ये था हमारा फोटोसिंथेसिस स्टडी। ओके, देख लो, आप देख लिया, मुझे लगता है ये आपको क्रिस्टल क्लियर है एकदम। तो PYQ सेशन रखते हैं, चलो। तो ये PYQ आ गया हमारा। बट पहले देखते हैं आया कब हुआ था। AIPMT मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में आया हुआ है 1995 में। ठीक है, What is the primary role of a carbon dioxide in a photosynthesis? कार्बन डाइऑक्साइड का रोल पूछा गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने आपको पहले बता दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कराती है, शुगर बनाने में काम करती है, या ग्लूकोज कह सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब देखते क्या काम है फोटोसिंथेसिस में CO2 का। तो टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल, क्या वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने का है, बिल्कुल भी नहीं है। टू एब्जॉर्ब सनलाइट, ये तो क्या करते हैं, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी रोल पूछा गया है। तो टू रिलीज ऑक्सीजन इनटू एयर, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो स्टोमेटा का काम है, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए काम करता है। और ये C वाला ऑप्शन देखिए, ये आपका टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फॉर मेकिंग शुगर, शुगर बनाने के लिए। ठीक है, कार्बन को देने के लिए और शुगर बनाने के लिए दो वर्क हैं, कार्बन देने के लिए, शुगर बनाने के लिए, कार्बन फिक्सेशन करने के लिए और कैल्विन साइकिल करने के लिए। इससे हमारा राइट आंसर आ जाएगा C। क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। आप देख लीजिए, मुझे लगता है आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि ये हमारे जूलॉजी का एक टॉपिक आ चुका है जिसके अंदर हमारे हार्ट दिया गया है। ये है एयोर्टा जो कि बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी। ये है वेना कावा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास ले जाएगी। राइट एट्रियम से आएगी, राइट वेंट्रिकल्स होके पल्मोनरी आर्टरीज होके और यहाँ पे चली जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे वेवल्स होते हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार के बाइकस्पेड वेवल एंड ट्राइकस्पेड वेवल होते हैं, वहाँ पे एस नाम से होते हैं, ठीक है, वो भी कर लेना। तो अब इस पे क्वेश्चन आता है एक, वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। इस पे क्वेश्चन है कि टिपिकल लब ढब साउंड इन हार्ट बीट आर ड्यू टू। नीट 2000 में पूछा गया है, AIPMT कर लो इसको, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो लब डब की साउंड किससे आती है? क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पेड नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती इससे, तो ओनली लब की साउंड आती है। क्लोजिंग ऑफ सेमिनल इससे डब की साउंड आती है। इसने दोनों की साउंड पूछी है। ब्लड अंडर प्रेशर इसका कोई मतलब भी नहीं है, तो ये कौन सा आंसर आएगा? क्लोजर ऑफ बाइकस्पेड लेवल एंड फॉलो बाय सेमिनल, डी इसका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से ऑल 20 मार्क्स आपने अपने कंफर्म कर लिए हैं। 20 मार्क्स आपके पूरे एकदम कंफर्म हैं। 20 आउट ऑफ 20 आएंगे आपके। 5 क्वेश्चन आपके पूरे क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फ्रॉम। स्ट्रेटेजी को देखते हुए हम बताते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए नीट के अंदर सक्सेस को पाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपका NCERT क्या है? बेस है, तो आप इसको रीड करो लाइन बाय लाइन, अंडरस्टैंड इसकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो डीपली। दूसरा क्या, आपको PYQ लेनी चाहिए। जिस प्रकार मैं रोज सेशन ले रहा हूँ आपको उसी प्रकार PYQ सेशन लेनी चाहिए, जिससे आपके मार्क्स कंफर्म होते जाएंगे। सोल्व, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करनी चाहिए। रेगुलरली फोकस ऑन ए वीकली टॉपिक। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक क्वेश्चन पे 33 मिनट लगा देते तो आपके पास पूरा टाइम बर्बाद है, कोई काम का नहीं है। मेक अ टाइम टेबल और उसके हिसाब से आप कॉन्स्टेंट रहो। एनालाइज एंड इम्प्रूवमेंट, आपको एनालाइज करना चाहिए कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, किस लिए गलत हुए, कैसे हुए, आपको एकदम सही करना चाहिए। एनालाइज योर टेस्ट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अब आपका डेली प्लान क्या रहना चाहिए? 2 या 3 बार NCERT रीडिंग होनी चाहिए। आप इसको 4 पेज मानकर चलिए। PYQ प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेस्ट भी देनी चाहिए, और आपको जितने भी आपके वीक टॉपिक है वो आपको रिवाइज करनी चाहिए। जी, जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपको डायरी बताई गई थी उसमें आपको शॉर्ट नोट बनाने थे, मुझे लगता है आपने बना लिए होंगे, तो वो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो रिमेंबर, आपको क्या रिमेंबर करना है, क्या याद रखना है? आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है और स्मार्ट वर्क करना है, जिससे आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू आपका सिलेक्शन। सो आज प्लान करो, कल नीट को क्रैक करो, ठीक है। स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव, आपको फोकस रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और आप इसको जरूर करोगे, ठीक है। यू हैव अ नाइस डे, थैंक यू। दिस सेशन इज एंडेड एंड you will also top in your NEET exam with the best rank and top colleges. You will also admission at AIMS. Okay, thank you. This session ended and you will study hard, smart work, and you become diamond.